अब मैं आपको डाल रहा हूँ। पहली बार मैं इनको डाला था एक्चुअली। मिल गया? हाँ जी, यस सर। सर यहाँ पे छोड़ो। हाँ, दोनों का अलग अलग। अच्छा। पंकज सर आ रहे हैं सर? थोड़ा मुझे एक मिनट गौरव से मिला? आई सर। क्योंकि भारत आज़ादी के लिए हाँ चलेगा। चलो वेरी गुड, लगाइए। मतलब जैसे आपने कहा कि एक किरदार है जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है। डिप्रेशन बहुत सेंसिटिव एक रोग है, बीमारी है। क्या आपको कभी निजी जीवन में इस तरह का सामना करना पड़ा? डिप्रेशन एक्चुअली बहुत मतलब गुड टू सी यू, बहुत अच्छा लगा आपको इतने वक्त के बाद देख के। नॉर्मल हो रहा है सब कुछ मुंबई में खास करके। यस आपका वक्त कैसे गुजरा कोरोना के वक्त? बहुत, एक शब्द में बोलूँ तो बोरिंग था एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद काम करने वाला बंदा हूँ, मुझे ऐसे काम करते रहना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन में ट्राई किया कि अपने ऊपर काम करें एक्टर बोल के, या फिर OTT में बहुत सारी सीरीज़ रिलीज़ हो रहे थे, सो वो देखा। फिर लॉकडाउन थोड़ा छूटने लगा तो थोड़ा सा फ्रेंड्स लोग को लेके घर में थोड़ा सा एक्टिंग पे काम किया, थोड़ा टाइम पास किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। स्पेशली मुझे वो लगा कि बहुत दिनों बाद हम लोग लंच में एक साथ बैठते थे, डिनर में एक साथ बैठते थे। नहीं तो क्या होता था, मैं कभी लेट आता था, भाई कभी लेट आता था, मम्मी कभी पहले खा के सो जाती थी। तो वो मुझे ऐसा लगा कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, स्पेशली लंच और डिनर में, वो बहुत स्पेशल लगा मुझे लॉकडाउन में। सो वो एक अच्छी बात हुई लाइफ में, बाकी सब बुरा हुआ। ओ माय घोस्ट, जब मैं ओ माय घोस्ट की बात करता हूँ, मुझे अक्षय कुमार की OMG याद आती है, या गैंग ऑफ घोस्ट याद आती है, सौरभ शुक्ला वगैरह उस फिल्म का हिस्सा थे, और वो एक अलग कोशिश थी। इस फिल्म को करने की वजह और क्या खास मानते हैं आप इस फिल्म में? पहली वजह तो वसीम खान है खुद, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानते, मैं भी उनको अच्छे से जानता हूँ और दोस्त ही है मेरे। उन्होंने एक्चुअली अप्रोच बहुत अच्छा किया था, और उनका ऐसा कहना था कि हम मराठी में बनाएंगे, और मराठी फिल्म में कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा होता है। सो इसमें कंटेंट इतना स्ट्रांग है, और बहुत सालों बाद मराठी में हॉरर कॉमेडी आ रही है। तो ये जॉनर मैंने भी कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, और मुझे ऐसा लगा कि और कोई मुझे ये जॉनर एक्सप्लोर करने देगा नहीं, क्योंकि सब लोग जो है कॉलेज गोइंग लड़का है या फिर एक बिंदास लड़का है, ऐसे रोल्स मुझे ऑफ़र करते। लेकिन वसीम जी ने मुझे एक अनाथ लड़का है जो थोड़ा डिप्रेशन में है, औरंगाबाद सिटी में रहता है, जग्गू नाम का, उसको कोई पूछता नहीं है, उसको कोई जॉब देता नहीं है, और थोड़ा कोशिश करता है कि बाबा मैं मर जाऊँ, मैं सुसाइड कर लूँ। लेकिन ये घोस्ट उसके लाइफ में आते हैं और उसको और तकलीफ़ देते हैं। उसको बोलते हैं कि बाबा हमको जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम यही रहेंगे। अब उसके खुद के वांदे या रहने के, तो वो घोस्ट को लेके रह रहा है, तो उसका जो सर है वो और फटने लगता है, और वो फिर उसकी क्या जर्नी है। ऐसे वन लाइन थी, और मुझे ये वन लाइन बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने ऐसे कभी काम किया नहीं है। जैसे क्या होता है कि मैं कॉमेडी करता हूँ तो थोड़ा लाउड लेयर उस पर रहता है, तो इसमें लाउड लेयर नहीं है, इसमें एक सटल लेयर है, और कॉमेडी करनी है फिर भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कैरेक्टर के बाहर जाके कॉमेडी करना है। सो और ये जॉनर था ओ माय घोस्ट, मतलब हॉरर कॉमेडी, तो मैंने कभी किया नहीं है, सो इसलिए ओ माय घोस्ट चुनी। और अच्छे लोग जुड़े थे, और अभी भी बहुत अच्छा टाइमिंग है। मैं कहूँगा लॉकडाउन के बाद मेरी पहली फिल्म है जो थिएटर में रिलीज़ हो रही है, और लोग आके देखेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अलग टाइप की एक्टिंग मैंने कोशिश की है यहाँ पे करने की। क्या ये इंटेंशनल कोशिश थी? जब मैं आपकी बात करूं, जैसे आपने कहा कि लोग कॉलेज गोइंग लड़का है, बिंदास लड़का है, इस तरह के किरदार आपके पास ज़्यादा लेके आते हैं, और टाइप कास्ट वाली पॉसिबिलिटी बहुत, तो ये इंटेंशनल कोशिश है अपनी पुरानी इमेज को तोड़ने की और नया कुछ करने की? देखो कैसा होता है, अपने लोगों के साथ ही कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई नया आता है तो उनको वही दगड़ू जैसा या बिंदास एखादा लड़का चाहिए रोल के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज ए एक्टर बोल के भी मेरा थोड़ा काम होना चाहिए, थोड़ा अलग तरीके का मैं लगना चाहिए। और वसीम जी ने जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी तब मैंने ऐसे डिज़ाइन किया कैरेक्टर कि वो
बहुत शेल में है, उसका वॉक भी मैंने अलग पकड़ा है, उसकी दाढ़ी आप देखोगे तो रियल में मैं इतना दाढ़ी रखता नहीं हूँ, और उसके वॉक से लेके उसका लैंग्वेज तक मैंने पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा चेंज किया है। जो एक ग्राफ है जो हम लोग थिएटर में जनरली करते हैं कि एक कैरेक्टर जब थिएटर में पहली बार एंट्री करता है और लास्ट में उसका एक जर्नी होता है, तो वो जर्नी पूरा दिखाने का मैंने बहुत कोशिश किया है। और इंटेंशन तो था ही कि बाबा एक अच्छा काम और एक अलग कैरेक्टर करे, क्योंकि क्या होता है कि जनरली ऐसे बाहर के लोग आते हैं तो उनको उसी प्रकार का काम लगता है, ऑब्वियसली उनका भी पैसा लगा हुआ है, उनको भी कमर्शियली बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में होती है। लेकिन यहाँ पे वसीम जी ने कहा कि आप बिल्कुल अलग करो प्रथमेश जी, और हमने करने की कोशिश की है हर जगह से। मतलब मैंने भी पहली बार VFX के साथ काम किया है, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि ये चीज़ अभी ये माइक उड़ रहा है तो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये मैंने इमेजिन करके एक्सप्रेशन दिए, तो ये कभी मैंने किया नहीं था। और उसमें भी लाउड नहीं करना है, उसमें भी सटल करना है, उसमें भी कैरेक्टर को पकड़ के करना है। सो ये कोशिश है कि, और ऐसे भी है कि कॉमेडी भी करनी है और सीरियस भी करना है। सो ऐसे सब करने की कोशिश है और बैलेंस करने की कोशिश की एक्टिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि हमने खुद ने, सब लोग ने सिनेमा देखा है। और ऐसे नहीं है मतलब लाउड नहीं है तो हंसने नहीं आ रहा है, लाउड नहीं है फिर भी लोगों को हंसने आ रहा है, क्योंकि वो सटल कॉमेडी उसमें है। तो मराठी लोग तो पहले से ही बहुत होशियार है, उनको वो भी अच्छा लगेगा ही आई गेस। और ओ माय गॉड जब आप देखोगे तो लोग बोलेंगे कि बाबा प्रथमेश अलग तरीका के काम कर सकता है बाबा, कि ऐसा नहीं है कि बाबा एक ही प्रकार का काम कर रहा है, एक ही जॉनर में हो रहा है, टाइपकास्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, टाइपकास्ट मेरे तरफ से कोशिश होती है कि टाइपकास्ट ना हो और अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर में करता रहूँ। बहुत अंडरकरंट, जब मैंने ट्रेलर देखा मुझे बहुत अंडरकरंट मैसेज मालूम पड़ता है कि नहीं, वो अंडरकरंट मैसेज आप अंडरकरंट ही रहने दो, मुझसे बुलवाओ मत, क्योंकि मैं नहीं बोलने वाला। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि फिल्म एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग मैसेज कैरी करती है? हाँ, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या मैसेज है मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे। लेकिन यही है कि एक अनाथ बच्चा जब इस मतलब औरंगाबाद जैसे सिटी में, जो कि इतनी डेवलप नहीं है, मैं कहूँगा अभी डेवलप हो ही रही है, लेकिन इतनी डेवलप नहीं है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पे एक बंदा जिसको सोसाइटी भी इतनी तकलीफ़ दे रही है, उसको जॉब नहीं मिल रहा, उसको एक लड़की बेचारी प्यार करती है, उसको भी वो भाव नहीं दे सकता है, क्योंकि कुछ जॉब ही नहीं है, कुछ फ्यूचर ही नहीं है लाइफ में। तो वो फ्यूचर नहीं है लाइफ में, तो वो बंदा कैसे, फ्यूचर नहीं है लाइफ में, वो बंदा कैसे रिएक्ट करता है हर चीज़ों से, वो सब है। और सिनेमा का मैसेज क्या है मैं यहाँ पे नहीं बोलने वाला, लेकिन आप देखिए ओ माय गॉड, डेफिनेटली इसमें एक बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त? सबसे चैलेंजिंग मुझे ऐसा लगा ना कि यहाँ इसमें ना मैंने एक्चुअली क्या है, मुझे ही एक्टर बोल के बहुत सारा काम करने को मिला। और चैलेंजिंग ये था कि बाबा एक मैंने जैसे कहा कि एक वॉक चेंज करना, या अब क्या होता है सिनेमा में, एक शॉट ये लग गया तो एक शॉट विदाउट दाढ़ी का लगता था कि चेंज ओवर, तो ये वॉक ये पकड़ना, ये मेंटालिटी है, और कट टू दूसरे सीन 2 घंटे बाद वो मेंटालिटी पकड़नी। सो वो बहुत चैलेंजिंग था और बहुत अच्छा आया है जो आया। हाँ, मूड स्विच ऑन और बॉडी भी स्विच ऑन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाबा सिर्फ मूड करना है स्विच, तो बॉडी लैंग्वेज भी चेंज करनी है, पूरा वॉक ही चेंज कर देना है कैरेक्टर का। तो उधर थोड़ी हल्की फुल्की कॉमेडी करनी है, यहाँ पे सीरियस करना है। और क्या होता था कभी कभी मैं सीरियस हूँ ना तो मुझे कुछ कॉमेडी सूझता था, तो मुझे ऐसा लगता कि अरे नहीं ये कैरेक्टर में नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा कंट्रोल करते वो वहाँ डाल देते कहीं। सो मुझे वो बहुत चैलेंजिंग लगा कि खुद को कंट्रोल करना ये कैरेक्टर में और यहाँ पे छोड़ देना है, और ये 2 घंटे में स्विच करना, 1 घंटे में स्विच करना। और ये थैंक्स टू थिएटर, मैं कहूँगा कि थिएटर की वजह से मैं ये ईजीली कर पाया। फिल्म मुंबई शहर में थिएटर को इजाज़त दे दी गई है, पूरी कैपेसिटी के साथ कर सकते हैं, ये कितनी अच्छी बात है और कितना एडवांटेज या फ़ायदा मिलेगा ओ माय गॉड? बहुत अच्छी बात है। एक तो 100% ऑक्यूपेंसी की है वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 50% ऑक्यूपेंसी में ऐसे दूर फ्रेंड लोग बैठे हैं तो मज़ा नहीं आता ना। मतलब मैंने भी 2-3 फिल्में देखी तो ऐसे ताली बिली कैसे देने की लोगों को, तो वो मैं मिस कर रहा था। तो अभी शायद 100% ऑक्यूपेंसी हो तो शायद लोग और आएंगे और ओ माय गॉड को उसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि एक तो ये फैमिली फिल्म है तो आप फैमिली को पूरा लेके जाके आप एंजॉय कर सकते हो। और क्या होता है फिर वो फटक से हाउसफुल भी हो जाती है, क्योंकि हाफ ऑक्यूपेंसी में क्या है, मतलब फैमिली, एक मराठी में अगर 10 फैमिली आ गई तो वो हाउसफुल हो जाएगी, तो और थोड़ा चांस मिलेगा हाउसफुल होने का और कलेक्शन भी अच्छा आएगा आई गेस। इसके अलावा आप कुछ हिंदी प्रोजेक्ट कर रहे हैं? लास्ट वी रिमेंबर यू दृश्यम। हिंदी प्रोजेक्ट अभी एक है
अन्य नाम का एक प्रोजेक्ट है, वो अभी जल्दी आएगा शायद, कारण वो लॉकडाउन की वजह से ही थोड़ा सा वो अटका पड़ा था, लेकिन डेफिनेटली वो जब आएगा तब मैं मीडिया को बताऊंगा कब कब आ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डिप्रेशन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, मैं कहूँगा एक्चुअली मेरे लाइफ में है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि डिप्रेशन आप जज नहीं कर सकते कि कैसा डिप्रेशन है, आपको किस प्रकार का डिप्रेशन है। बुरा लगता है छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे फिल्में चलती नहीं या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो डिप्रेशन हर किस को होता है। मुझे भी शायद होगा, मुझे पता नहीं है या नहीं है, उसको डिप्रेशन कहते हैं नहीं कहते, लेकिन मुझे कहता है अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया तो उसका बहुत मतलब जग्गू को जैसे होता है निजी लाइफ में कि उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास कोई अपना आदमी नहीं है। मुझे लगता है जॉब ना होना या फिर करियर में सक्सेसफुल ना होना ये बहुत दूसरी चीज़ है, लेकिन कोई अपना होना, उसका कोई अपना नहीं है इसीलिए वो डिप्रेशन में है। तो कोई अपना साथ में रखिए, उसके साथ शेयर करते रहिए। अगर आपको वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे लगता है डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आती, लेकिन हर एक के लाइफ में होती है थोड़ी थोड़ी। तो आप उससे डील कीजिए अच्छी तरीके से और उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। मतलब आफ्टर टाइम पास मेरे लाइफ में एक ऐसी स्टेज आई थी कि कोई फिल्म नहीं थी मेरे पास, या फिर बहुत सारी फिल्में थी जो अटकी पड़ी थी, कोई रिलीज़ नहीं हो रही थी, तो एक प्रकार का डिप्रेशन मुझे भी आके गया है। और स्पेशली ऐसा होता है कि उस टाइम पे अपने आदमी आजू बाजू चाहिए, अपने आदमी मतलब अपने लोग हो आजू बाजू में, तो थोड़ा डिप्रेशन कम होता है। स्पेशली मम्मी पापा है, अपने भाई है कोई दूर दूर के, या अपने फ्रेंड्स है, आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड के साथ भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे बात करना बहुत ज़रूरी है डिप्रेशन के टाइम। सो यही ये कैरेक्टर करता नहीं जग्गू, किसी से बात नहीं करता, किसी से खुले मैं किसी से ऐसे रिएक्ट नहीं करता, किस चीज़ पे गुस्सा आता है उसको भी दबा के रखता है, प्यार आता है उसको भी दबा के रखता है। और फिल्म में ऐसी चीज़ें होती है कि उसको डिप्रेशन और आता है या वो उससे बाहर निकलता है, वो आपको ओ माय गॉड में दिखाई देगा। आखिरी सवाल मेरा, दीपिका पादुकोण जैसी शख्सियत के सामने है, उन्होंने डिप्रेशन पे बहुत खुल के बात करी, एक दौर उन्होंने भी देखा डिप्रेशन का, और जिस इंडस्ट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे मराठी फिल्म बिजनेस की मैं बात करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वाली इंडस्ट्री है जहाँ हर आपके मूव को जज करा जाता है, आपकी हर लास्ट फिल्म आपके आने वाले फ्यूचर का भविष्य बताती है कि आगे आप काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आगे हर फ्राइडे आपका तकदीर बदलती और संवरती रहती है। क्या आप मानते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन को लेकर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है सभी इंडस्ट्रीज ऐसे ही है। मतलब मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बैंकिंग में काम करते हैं, खुद सीए है, तो ऐसे हर इंडस्ट्री में डिप्रेशन आने के चांसेस है, नो डाउट। लेकिन हमारे इंडस्ट्री का दिखता है, ये एक एडवांटेज कहूँगा या डिसएडवांटेज कहूँगा। मतलब अगर कोई डिप्रेशन में है तो हमारे इंडस्ट्री का कैमरा में दिख जाता है कि ये डिप्रेशन में है, तो बहुत सारे लोग हैं जो आके सीधा उनसे बात करते हैं, उनको डिप्रेशन से निकालते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि लोग फटाक से जज कर लेते हैं कि अरे यार इतना तो सक्सेसफुल है तो डिप्रेशन का है का इनका। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ पैसे आना इम्पोर्टेंट नहीं है, हर एक लोगों का अलग अलग डिप्रेशन का डेफिनेशन है। और नो डाउट सबको ये आता है, हमारे इंडस्ट्री का हो या फिर बाहर के कोई भी हो, सीईओ हो, डॉक्टर हो, उनको सबको ये डिप्रेशन आता है। ये है कि आप डील कैसे करते हो ये डिप्रेशन से। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि दीपिका पादुकोण को भी ये डिप्रेशन का दौर उनका आया था, तो हर एक के लाइफ में डिप्रेशन आता ही है, किसी भी प्रकार का हो। लेकिन वही है कि अपने आदमी को पकड़ के चले, अपने लोगों को पकड़ के चले और शेयर करते रहे। मतलब अभी क्या हो गया, सोशल मीडिया की वजह से उधर शेयरिंग ज़्यादा बढ़ गई है सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में शेयरिंग कम हो गई है। तो रियल लाइफ की शेयरिंग बढ़ाए और फेसबुक और इंस्टा की कम करे थोड़ी, तो शायद डिप्रेशन चला जाएगा आपके लाइफ में से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सबसे पहले ओ माय गॉड में ऑडियंस को क्या क्या दिखने मिलने वाला है, सबसे पहले वो बताइए हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले सबको दिल से नमस्कार, मैं हूँ काजल शर्मा। अभी ओ माय घोस्ट की बात करनी जाए तो ओ माय घोस्ट में आपको ना एक क्यूट सी लव स्टोरी दिखने वाली है जिसमें मैं हूँ और प्रथमेश परब है। उसके साथ ये एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, तो फैमिली की क्या वैल्यू क्या होती है, आजकल के जो टीनेजर्स होते हैं उनको फैमिली की वैल्यू नहीं पता होती, मतलब पता होती है बट ये अभी अभी स्कूल से कॉलेज जाना, कॉलेज से मास्टर्स करना, तो ये लोगों को अपने फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि ये टाइम में मैं भी जा चुकी हूँ, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। इवन ये फिल्म देखने के बाद मैंने पर्सनल लेवल पे भी एक्सपीरियंस किया कि हमारी फैमिली, हमारे मॉम डैड,
हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऑल आई कैन से कि ये फिल्म से हम सबको, आपको, हम सभी को यही मिलने वाला है कि यही हम लोग सीखेंगे कि हमारी फैमिली हमारे लिए क्या होती है, उनकी वैल्यू अपनी लाइफ में क्या होती है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। ओके, ये तो हुई फिल्म की बात। आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को, कौन से किरदार में दिखने वाली है, क्योंकि फिल्म का नाम ओ माई घोस्ट है। क्या घोस्ट इतनी ब्यूटीफुल होने वाली है? फिल्म में मेरा किरदार ना एक सिंपल सी लड़की का है, जो प्रथमेश की फ्रेंड होती है। प्रथमेश का नाम जग्गू है फिल्म में, मैं उसकी फ्रेंड हूँ और मेरा नाम भी फिल्म में काजल ही दिखा है। मेरा रियल नेम भी काजल है, फिल्म में भी काजल है। तो मैं घोस्ट नहीं हूँ फिल्म में। मैं फिल्म में प्रथमेश की हेल्प करती हूँ। उसकी लाइफ में जितनी सारी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, वो डिप्रेशन में होता है या फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो आके मुझसे शेयर करता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग की लव स्टोरी बढ़ती है। तो मेरा किरदार तो पूरी मूवी में यही है कि मैं प्रथमेश को हेल्प करती हूँ, उसकी लाइफ में उसको डिप्रेशन से बाहर आने में हेल्प करती हूँ और हमारे क्यूट सी लव स्टोरी दिखाई। राइट, हम सब जानते हैं प्रथमेश बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ऑन सेट ऑफ कैमरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और ऑन कैमरा कैसा एक्सपीरियंस रहा? प्रथमेश परब के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इवन हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त। हम लोग की फ़ोन पे बातें होती है, चैट्स होते हैं, हंसी मजाक होती है। तो ऑन सेट ऑफ सेट हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम लोग पबजी पार्टनर थे, लॉकडाउन में हम लोग पबजी खेलते थे। इवन मेरी फैमिली भी प्रथमेश को बहुत अच्छे से जानती है। वो लोग अपनी रिस्पेक्ट करते हैं प्रथमेश की, प्रथमेश उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो मेरा प्रथमेश के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे बहुत मज़ा आई उसके साथ काम करने में। एक भाई तो नहीं बट एक फ्रेंड जैसा माहौल बन चुका था। मुझे लगा था कि यस, मुझे सेट पे कोई तो एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है। प्रथमेश के बाद मेरी पूरी टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हम लोग अलग अलग काम होता था। मेरा अलग से शूट होता था, उसका अलग से शूट होता था। बट जब हम लोग का साथ में शूट होने लग गया तब हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया, इवन पूरे टीम के साथ में। तो मैंने प्रथमेश के साथ सेट पे बहुत मजाक मस्ती की है। मेरी मम्मा हमेशा सेट पे होती थी, तो मुझे यही मोमेंट हमेशा याद आता है कि मेरी मम्मा और प्रथमेश मिलके दोनों मेरी मज़े लेते थे। बस यही मुझे अच्छे से याद है। तो उसकी और मेरी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छी दोस्ती है। राइट, ऑल्सो क्योंकि ये गोस्ट की कहानी है, आप कितना बिलीव करती है गोस्ट में, और ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, बट येस, अगर मैं भगवान में बिलीव करती हूँ तो येस, मैं घोस्ट में भी बिलीव करती हूँ। अगर धरती पर अगर हम लोग भगवान पे भरोसा करते हैं तो ऑब्वियसली अगर भगवान है तो कोई और चीज़ें भी होती है, कोई और शक्तियाँ भी होती है। मैं उनको बिलीव करती हूँ, बट पर्सनल लेवल पे मैंने एक्सपीरियंस कोई चीज़ें नहीं करने का, कोई चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है। बट येस, अभी है, अभी बिलीव करते हैं तो करते हैं। बट पता नहीं, मैं उसके बारे में नहीं ज़्यादा बोल सकती, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है एग्जैक्टली। ऑल्सो जब भी आप इस तरह की फिल्म शूट करते हैं, हॉरर फिल्म शूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेट पर भी ऐसा माहौल हो जाता है थोड़ा सा। तो क्या सेट पर कभी ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ लगा हो आपको, या फिर? हम लोग के सेट पे ऐसा ही माहौल था। हम लोग ने जो शूट का लोकेशन लिया था वो एक भूत बंगला था। हम लोग रह भी रहे थे भूत बंगले में, तो वो पूरा माहौल ही भूत बंगले जैसा बन गया था। हम लोग और बीच बीच में लाइट चली जाती थी, तो और लाइट बंद भी की जाती थी क्योंकि शूट करते थे हम लोग, तो हम लोग को लाइट्स नहीं चाहिए होती थी। तो जैसे लाइट बंद हो गई, कोई पीछे से चिल्लाएगा, कोई ऐसे लाइट लगा देगा, तो हम लोग ने सेट पे ये सारी मस्ती की। ओके, जब भी आप घोस्ट की फिल्में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑन सेट भी ऐसा माहौल बन जाता है, और कहीं ना कहीं जो एक्टर्स होते हैं वो प्रैंक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऑन सेट ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? या हाँ, ऑन सेट यस हाँ जी, ऑन सेट हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। हम लोग जहाँ पर शूट कर रहे थे ना, वो एक भूत बंगला था, क्योंकि हम लोग को लोकेशन ऐसा चाहिए था कि वो रियल फील आए कि यार हम लोग भूत बंगले में हैं। तो वो लोकेशन वैसा था, हम लोग स्टे भी वही कर रहे थे। तो हम लोग को ना लाइट नहीं चाहिए थी। मतलब मेरा तो शूट नहीं होता था, मैं तो हमेशा बैक स्टेज बैठी रहती थी मेरा मेकअप करके नेक्स्ट सीन के लिए। तो ना बीच में लाइट बंद हो जाती थी और मैं डर जाती थी, यार लाइट चली गई, अब क्या करना है, फ़ोन नहीं है, फ़ोन में बैटरी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सीन हो गए, लाइट जाती थी, कोई बीच में ही फ़ोन की लाइट चालू करता था, कोई बीच में वीडियो यूट्यूब पे कोई वीडियो लगा के उसके भूत की आवाज़ आने लगती थी। तो हम लोग डर जाते थे कि यार ये क्या चल रहा है। और उस बीच में अगर किसी को वॉशरूम जाना हो ना तो हो गया काम, क्योंकि किसी ने ना एक ऐसी अफवाह फैला दी थी कि वो वॉशरूम में ना भूत है। तो और वो वॉशरूम ना बहुत ऐसे अंदर था, हम लोग को थोड़ा चल के जाना पड़ता था और बहुत अंदर था, वहाँ लाइट नहीं होती थी। तो ना सब लोग डर जाते थे, यार अभी वॉशरूम जाना है, अब क्या करेंगे, अभी लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ना 2-3 दिन बाद हम लोग ने वॉशरूम में लाइट भी लगा दी थी।
बट ना सब लोग में इतनी मस्ती थी अगर कोई वॉशरूम चला गया ना बाहर से लाइट बंद चालू करते थे, मतलब अंदर का इंसान चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। तो ऐसे सारे एक्सपीरियंस मुझे मिले, हम लोग ने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी सेट पे और मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं सोचती हूँ कि काश मैं पास्ट में चली जाऊँ और वो सारे मौज मस्ती मुझे वापस मिले। हम लोग ने बहुत मज़े किए सेट पे। तो एज एन एक्टर कौन इंस्पायर करता है? एज एन एक्टर ओ माय घोस्ट में एज एन एक्टर मुझे इंस्पायर पंकज विष्णु और प्रथमेश परब करते हैं, क्योंकि पंकज विष्णु मुझे लाइफ के बारे में बहुत सारे बताते रहते कि तू ऐसे रहे, तू वैसे रहे, तू ये पढ़ाई कर, या फिर वो मुझे ऐसे छोटी छोटी बातें बताते रहते हैं। और प्रथमेश से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गई उससे। प्रथमेश कैसे बात करता है, कैसे रहता है, अगर उसे 9 बजे का टाइम दिया, 9 बजे का कॉल टाइम है तो वो एग्जैक्ट 9 बजे पहुँचता है। मैं हमेशा लेट रहती थी, हमेशा, आज भी मैं यहाँ पर लेट हूँ, बट मैं प्रथमेश से ऐसे ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ। राइट। और आगे आने वाले समय में इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स में देखने मिलने वाली है? मैंने जस्ट अभी मैं वापस एंट्री मैंने की है इंडस्ट्री में। मेरी 2016 में लास्ट फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसके बाद मैंने एक फ़िल्म की जो पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो ये फ़िल्म के साथ मैं एंट्री कर रही हूँ वापस फिल्म इंडस्ट्री में। इसके बाद मैंने अभी एक फ़िलहाल साउथ की फ़िल्म साइन की हुई है जो कोविड के पहले मैंने साइन की थी, बट बिकॉज ऑफ कोरोना हम लोग का वो प्लान हो नहीं पाया। बट मुझे अभी तक उसका प्लान का कुछ पता नहीं है कि आगे हम लोग कब शूट करने वाले हैं, बट यस, जल्दी वो फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी साउथ में। और मराठी में लेट्स सी, अभी तो बता नहीं सकते, बट जल्दी आप मुझे देखोगे ये फिल्म के बाद स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।